तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मीडिएवल इंडिया को। तो मीडिएवल इंडिया के पहले हमने बात की थी, तो मेनली जो रूलर्स थे वो नेटिव रूलर्स ही रूल कर रहे थे। अगर हम कुछ टाइम पीरियड की बात करें तो इंडो ग्रीक्स और सेंट्रल एशिया से कुछ रूलर्स आए थे, पर वो फिर बाद में फिर नेटिव रूलर्स का ही काफ़ी टाइम पीरियड तक दबदबा था। और अब जब मीडिएवल इंडिया में हम एंटर करते हैं तो हम देखेंगे कि जो मुस्लिम रूलर्स थे फ्रॉम पर्शिया, फ्रॉम टर्क्स और अरब, तो वहाँ से एंटर करने लगे थे इंडिया में। तो स्टार्ट होता है यहाँ से हमारा मीडिएवल इंडिया। तो सबसे पहले जो मुस्लिम रूलर एंटर किए थे वो थे अरब के एरिया से, ठीक है। तो अरब इन्वेजन सबसे फर्स्ट इन्वेजन हुआ था मुस्लिम रूलर्स का। तो जो फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू इन्वेड इंडिया थे वो थे मोहम्मद बिन कासिम। ये क्वेश्चन काफ़ी बार सीजीएल में आता है कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर, तो वो थे मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। और इन्होंने जो 712 एडी में इन्वेड किया था इंडिया को। तो ये भी ईयर भी याद रखिएगा, 712 एडी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन किस ईयर में हुआ था, किसने किया था, ठीक है। और हम जब एरिया की बात करें तो ये अरब एरिया मतलब जो करंट इराक आप कह सकते हैं, वहाँ के एरिया से ये रूलर्स बिलोंग करते थे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि किस एरिया पे अटैक किया था, तो इन्होंने सिर्फ एरिया जो सिंध एरिया है उसी को पे अटैक किया था, उसी को कैप्चर कर पाया था। जो मेन इंडिया के बाउंड्री लैंड थे उसमें ये नहीं घुस पाए थे, ठीक है। तो 712 एडी की बात करें तो हमने पढ़ा है कि 712 एडी से करीब 1000 या 1200 एडी तक यहाँ पे नेटिव रूलर्स का ही कब्जा था जो मेन इंडिया थे, लेकिन सिंध एरिया जो था वो कैप्चर कर लिया था मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट रूलर की, तो वो थे टर्किश इन्वेजन, जो टर्की के रूलर थे, ठीक है। तो टर्की के रूलर की अगर हम बात करें तो सबसे जो फेमस रूलर की नाम आती है हमारे दिमाग में वो है महमूद ऑफ गजनी, ठीक है। तो महमूद ऑफ गजनी की अगर हम बात करें तो इनका मेन मकसद लूटना था, रूल करना नहीं था, अपने एरिया को एक्सपैंड करना नहीं था। तो इनकी जब बात करें तो इनका असली नाम क्या था, महमूद गजनवी इनका नाम था। और महमूद गजनवी जो एरिया जिन पे रूल करते थे उसका नाम था गजनी, इसलिए इन्हें कहा जाता था महमूद ऑफ गजनी, यानी गजनी के महमूद, ठीक है। तो इन्होंने टोटल 17 रेड कंडक्ट किए इंडिया में, ठीक है। 17 बार लूटने की कोशिश की और इनका मेन मकसद लूटना था, रूल करना नहीं था, ये मैंने बताया ही। और इनका जो सबसे 17 में इम्पॉर्टेंट जो रेड था वो था 16th रेड, क्योंकि 16th रेड में इन्होंने सोमनाथ टेम्पल को प्लंडर किया था, ठीक है। तो ये आते थे और टेम्पल वेम्पल या फिर वहाँ के विलेजेस को लूटते थे और रिटर्न कर जाते थे। इनका मकसद अपने एरिया को एक्सपैंड करना नहीं था, ठीक है। तो 16th रेड एसएससी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं सोमनाथ टेम्पल को प्लंडर किया था इन्होंने, ठीक है। और ये 1025 एडी की बात हो रही है, ठीक है। तो ये ईयर भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन आप 16th रेड तो ज़रूर याद रखिए कि 16th रेड में सोमनाथ टेम्पल को प्लंडर किया था, ठीक है। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट की, जो अल बर्नी एक बहुत ही फेमस स्कॉलर थे, लिटरेचर के स्कॉलर थे, और इन्होंने लिखी एक बहुत ही फेमस बुक किताब उल हिंद। ये क्वेश्चन आता है एसएससी सीजीएल में कि किताब उल हिंद किसने लिखी है, ठीक है। तो वो थे अल बर्नी, और ये किसके कोर्ट में थे, ये महमूद ऑफ गजनी कोर्ट के थे, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट रूलर की, जो फेमस रूलर थे वो थे मोहम्मद घोरी। तो इनके बारे में हमने राजपूत के किंगडम के बारे में के टाइम भी पढ़ा था कि इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया था 1192 में, सेकेंड बैटल ऑफ तरेन में। तो मोहम्मद घोरी जो थे वो उन्होंने ओवरथ्रो किया था महमूद ऑफ गजनी को रूलर के रूप में, और इन्होंने अब लूटने का मकसद से नहीं, अब एक्सपेंशन के मकसद से ये इंडिया की तरफ बढ़े थे। तो जब दिल्ली की तरफ पहली बार बढ़े तो हमने पढ़ा था राजपूतों के टाइम कि पृथ्वीराज चौहान ने इन्हें फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन में बुरी तरह हरा दिया था। तो जब फर्स्ट बैटल ऑफ बुरी में हारने के बाद पृथ्वीराज ने क्या किया, इन्हें माफ़ कर दिया, इन्हें क्षमा दे दिया और इनके लाइफ को स्पेयर कर दिया, ठीक है, कि आप रिटर्न कर जाइए अपने एरिया को, अपने एरिया में, और बस उनके लाइफ को स्पेयर कर दिया था, ठीक है। तो ये भूल हो गई थी पृथ्वीराज चौहान से कि उनके लाइफ को स्पेयर किया, और इसका हरजाना उन्हें ये भुगतना पड़ा कि सेकेंड बैटल ऑफ तरेन में फिर से हमला किया मोहम्मद घोरी ने, और इस बार इनके अपने ही जो कह सकते हैं कि राजपूत रूलर्स के मदद से एक तरह से बैकस्टैब किया, और सेकेंड बैटल ऑफ तरेन में इन्हें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद घोरी ने डिफीट कर दिया था, ठीक है। और इसी के साथ हम कह सकते हैं मुस्लिम रूल इंडिया में एंटर कर चुका था, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड इन सेकेंड बैटल ऑफ तरेन 1192 एडी में, जिसमें जयचंद थे एक रूलर, उन्होंने मदद की थी मोहम्मद घोरी को
ठीक है। और फिर बाद में जयचंद को भी मोहम्मद घोरी ने धोखा दिया था और डिफीट कर दिया था, ये अलग कहानी है, लेकिन आपको उतने याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेते हैं, जो कि मैंने राजपूत के टाइम बताना भूल गया था, मैं बता देता हूँ कि एक चांद बारदाई जो उनके फ्रेंड और फेमस पोएट थे, उन्होंने एक बुक लिखी है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो जो बुक है, ये पूछा जाता है सीजीएल में कि किसने लिखी है, तो वो थे चांद बारदाई जो उनके फ्रेंड थे और पोएट थे। और याद रखिएगा ये बुक जो है ये हिंदी लैंग्वेज में लिखी हुई है, ठीक है। ये जो पोएटिक फॉर्म में, पोएम के फॉर्म में लिखी हुई है, जिनमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में पूरा मेंशन किया है कि कैसे कैसे क्या था, ठीक है, जो भी थी इनकी कहानी। और तो पृथ्वीराज रासो जो लिखी है वो पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखी है बाई चांद बारदाई, ये आप याद रखिए। और ये जब पृथ्वीराज की हम बात करिए, पृथ्वीराज द थर्ड थे, ये भी आप याद रखिए। कभी कोई क्वेश्चन में आता है कि हु वन द फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन, तो ऑप्शन रहेगा पृथ्वीराज 1 2 3, तो उसका आंसर होगा पृथ्वीराज द थर्ड, ठीक है। तो मोहम्मद घोरी के कमांडर कौन थे? एक बख्तियार खिलजी नाम के उनके कमांडर थे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया था नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को। तो ये बहुत ही फेमस 2 यूनिवर्सिटी थे जिसमें बुद्धिस्ट के बारे में पढ़ाया जाता था, बुद्धिस्ट लर्निंग इंस्टीट्यूशन थे, जिनको डिस्ट्रॉय कर दिया था बख्तियार खिलजी ने। तो बहुत ही दुखद घटना थी ये, क्योंकि बहुत एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे, उन पर अटैक करने का कोई मकसद नहीं बनता था, लेकिन फिर भी उसे प्लंडर करके डिस्ट्रॉय कर दिया था। और बहुत ही दुख की बात तो ये है कि अभी भी जो स्टेशन आप जाएंगे तो नालंदा के पास, तो स्टेशन का नाम है बख्तियारपुर, जिन्होंने डिस्ट्रॉय किया उन्हीं के नाम पे स्टेशन का नाम है। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। और मोहम्मद घोरी ने तो चलिए न्यू रख दी, लेकिन बात है कि अब वहाँ से स्टार्ट होती है इंडिया में दिल्ली सुल्तानेट, यानी सुल्तान की पीरियड, ठीक है। दिल्ली सुल्तानेट जो पीरियड था वो स्टार्ट हो जाएगी मोहम्मद घोरी के बाद से, ठीक है। तो मोहम्मद घोरी के स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और वो इस्टेब्लिश करेंगे स्लेव डायनेस्टी को, ठीक है। और स्लेव डायनेस्टी से ही दिल्ली सुल्तानेट जो पीरियड है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो स्लेव डायनेस्टी से क्यों कहा जाता है? तो ऑब्वियसली कुतुबुद्दीन ऐबक जो फाउंडर थे स्लेव डायनेस्टी के, वो क्या थे? स्लेव थे, ठीक है, मोहम्मद घोरी के। और इस स्लेव डायनेस्टी को ममलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है, ठीक है। इस स्लेव डायनेस्टी के बाद हम पढ़ेंगे कि खिलजी डायनेस्टी इसको ओवरथ्रो करेगी, और फिर आएगा तुगलक डायनेस्टी, और फिर आएगा फाइनली फिर आएगा सैयद डायनेस्टी, जिसमें हम देखेंगे तैमूर इंडिया में रेड करते हैं, अटैक करते हैं, और फिर अपने जो एक तरह से कहें अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सैयद डायनेस्टी को छोड़ के जाते हैं। और फाइनली जो दिल्ली सुल्तानेट का होगा वो होगा लोधी डायनेस्टी। तो ये 5 डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे आगे के वीडियोस में, जो कि दिल्ली सुल्तानेट पीरियड को फॉर्म करते हैं। इसे दिल्ली सुल्तानेट पीरियड कहा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और हमने पढ़ लिया कि कैसे मुस्लिम रूल इंडिया में एंटर किया था, और फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कैसे स्लेव डायनेस्टी की फाउंडेशन को रखा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।